अगर आप डिसिप्लिन्ड तरीके से अच्छी क्वालिटी के फंड्स में एसआईपी करेंगे तो आपको रिटर्न्स बहुत ही अच्छी तरीके से आता हुआ दिखेगा। और कविता जी, इसमें एक बात बहुत अहम है, इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी है। आपने बढ़िया एएमसी के बहुत शानदार फंड्स चूज़ किए, उनको अपने बैंक अकाउंट से जोड़ा और हर महीने डायरेक्ट ऑप्शन और ग्रोथ का रूट चूज़ करके बढ़िया रिटर्न और मुनाफा कमाया। चलिए अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं निपन इंडिया म्यूचुअल फंड का बहुत ही जाना माना स्कीम, जिसका नाम है निपन इंडिया फार्मा फंड। आपके सामने इस फंड के डेटा चलते रहेंगे। फिलहाल इसकी जो आपके सामने नेट एसेट वैल्यू है वो 293 रुपये है और पिछले 2013 में जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो इसने साल दर साल आपको लगभग 18.8% का CAGR रिटर्न दिया है। श्री शैलेश राजभान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब उनसे चर्चा करते हैं इस फंड के बारे में। शैलेश जी, स्वागत है आपका। समस्या गंभीर है बाजार में और परेशानी के दौर से इकोनॉमी, भारतवर्ष और हमारे कई सारे सिटीजन्स गुजरते हुए दिख रहे हैं। ये समस्या फार्मा कंपनीज को बहुत अच्छी तरीके से अनुकूल असर लाती हुई दिख रही है, क्योंकि दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं इन्हीं कंपनीज की। क्या आप फार्मा स्पेस में जो रैली अब देख रहे हैं लंबी अवधि में चलती हुई दिखती है आपको? ये जो फार्मा सेक्टर को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खाली पैंडेमिक के हिसाब से मत देखिए इसे, बिकॉज ये सेक्टर पिछले 10, 15, 20 साल से बहुत अच्छा कर रहा है इंडिया में। एंड ये एक या दो सेक्टर है इंडिया से जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है, जो कि 100 से 150 देशों में बेचते हैं अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ से, तो इनका लॉन्जेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो ये सेक्टर का जैसा आप बता रहे हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत सिग्निफिकेंट है। इसके 3-4 बड़े मेन कारण हैं। पहला तो ये है कि इंडिया में जितना इंडिया जो जाना जाता है कि सबसे यंग कंट्री है वर्ल्ड में, लार्ज पॉपुलेशन है 25 साल की आयु से नीचे लोगों का, आप देखेंगे तो इंडिया के पास 50 साल के आयु के ऊपर 27 करोड़ लोग हैं और वो एक पूरे कंट्री ब्राजील के पॉपुलेशन साइज जितना है, 7-8 गुना साइज जर्मनी के पॉपुलेशन के जितना है। तो हमारे पास जो 50+ पॉपुलेशन ग्रुप है वो भी काफी सिग्निफिकेंट है। उसमें अभी 27 करोड़ लोग हैं और अगले 10-15 साल में ये 45 करोड़ की ओर जाएगा, जैसा डेमोग्राफिक ट्रेंड है इंडिया का। एंड आप जानते हैं कि 50+ एज ग्रुप में मेडिसिन कंजम्पशन, फार्मा कंजम्पशन काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू एनी यंगर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। सो इंडिया का जो डायबिटीज है, दूसरे कार्डियक प्रॉब्लम्स है, थायराइड प्रॉब्लम्स है, ये पूरे प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल चैलेंजेस है, ये सब पूरे प्रॉब्लम्स जो है क्रॉनिक है और कंटिन्यूअसली आफ्टर द एज ऑफ 50 दे बिकम प्रीटी कॉमन, मतलब प्रीटी ज्यादा लोगों को फैले रहते हैं। तो ये दूसरा कारण है जहाँ पे ये फार्मा कंपनीज के पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है सोल्यूशन देने के लिए, पेशेंट्स को हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, और ये मार्केट हैंस बहुत लंबे अवधि के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि इंडिया ग्लोबली फार्मास्यूटिकल्स में, जैसे मैंने बताया कि 100 से 150 कंट्रीज में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करता है। 15 से 20 कंट्री में तो इंडिया के कंपनीज के ब्रांड बिकते हैं जो किसी और सेक्टर में इंडिया आज तक अचीव नहीं कर पाया। सो ये सेक्टर का वो भी एडवांटेज है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्लोबल लीडर है और डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो इसके ये सेक्टर के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है फॉर लॉन्गर टर्म ग्रोथ। बिल्कुल भान साहब, आपने बहुत खूबसूरती से समझाया और जो आगे की तरक्की की तस्वीर है इस फार्मा सेक्टर की वो उभरती हुई दिखाई दे रही है, काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपके फंड की बात करते हैं, क्योंकि पहला सवाल इसलिए भी था क्योंकि हमने जो एक ग्रीन रन देखा पिछले 1 साल में वो वाकई काफी मुनाफेदार था निवेशकों के लिए। लेकिन अब क्योंकि फंड पे हम थोड़ा सा और फोकस करेंगे और बात करेंगे, कॉर्पस लगभग 4000 करोड़ का है अगर मैं निपन इंडिया फार्मा फंड की बात करूं, और स्ट्रैटेजी जो है उसके मुताबिक जो एक्सपोजर है वो काफी सिग्निफिकेंट है लार्ज कैप होल्डिंग्स में। मुझे ये बताइए किस तरह की स्ट्रैटेजी है आप जब इस तरह का पोर्टफोलियो, इतना नीश पोर्टफोलियो जब डिजाइन करते हैं? तो जी, ये पोर्टफोलियो का फोकस है टॉप से 10 to 20 गुड क्वालिटी कंपनीज में। आप जानते हैं फार्मा में बहुत ज्यादा पैसा कंपनीज को इन्वेस्ट करना पड़ता है, R&D में, बिजनेस डेवलपमेंट में, नए मार्केट में जाके बेचने के लिए, फ्रंट एंड बनाने के लिए एंड मार्केटिंग के लिए। सो साइजेबल कंपनीज के पास ही वो कैपिटल रहता है जो कि अपने सेल्स का 10%, 15% R&D में डाल सकते हैं। सो हमने देखा कि इंडिया में जनरली कंपनीज जिसके पास वो एबिलिटी है, जो 2000 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया इक्विटी में डाल सकते हैं, R&D में डाल सकते हैं, उनके पास बड़ा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी है। वो लोग अच्छे प्रोडक्ट्स ला सकते हैं मार्केट को और उनका ग्रो हो सकता है। सो आप देखेंगे कि थोड़ा लार्ज कैप पोर्टफोलियो में बायस है, वो प्राइमरली बायस आ रहा है क्योंकि
लार्ज कंपनीज की एबिलिटी, उनका R&D इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, जिसका एडवांटेज उनको अगले बहुत सारे सालों में मिलते रहेगा। हमने निश छोटे कंपनीज में भी आइडेंटिफाई किया, इन्वेस्ट किया, जैसे हॉस्पिटल सेक्टर है, जनरली मिड कैप साइज में आता है, डायग्नोस्टिक सेक्टर है, मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। ये सब कैटेगरीज में भी हमने पार्टिसिपेट किया है, जहां पे अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज काफी कम है कंपेयर टू लार्ज एस्टैब्लिश कंपनीज। जी शैलेश जी, जरा इस बात पर थोड़ी अपनी टिप्पणी कीजिए कि फार्मा स्पेस में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, दवाई मेकर एक सेट है, वैक्सीन प्लेयर्स अलग हैं और हॉस्पिटल जोन्स आपको अलग तरीके का निवेश लाते हुए दिख रहे हैं। एक नई कैटेगरी आई है लैब स्टॉक्स की, जो पिछले 2 या 3 साल में लिस्ट हुए हैं। इन चारों स्पेसेस में आपको सबसे ज़्यादा मोमेंटम और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ है अर्निंग्स का? इंडियन कंपनीज का इन 4 सेगमेंट में 2 सेगमेंट है जहां पे बहुत सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है और अपॉर्चुनिटी है आज के दिन। एक तो जैसा मैंने आपको डिस्क्राइब किया, डोमेस्टिक फार्मा में जो ब्रांडेड बिकता है, ये ब्रांड्स के नाम पे बिकते हैं और ये कंज्यूमर कंपनीज जैसी है। सो अगर कोई किसी पर्टिकुलर कैटेगरी वाला क्रॉनिक ट्रीटमेंट कराता है पेशेंट और वो प्रोडक्ट लेता है डायबिटीज के लिए, कार्डियक के लिए, जनरली वो 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए सेम प्रोडक्ट पे रहता है। तो ये मार्केट जो डोमेस्टिक फार्मा वाला मार्केट है, बहुत लंबा और बड़ी अपॉर्चुनिटी वाला मार्केट है एंड ये फर्स्ट मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट में आएगा एंड इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है। एक बार कंपनी इसमें अच्छा काम करती है तो 10-20 साल तक लॉन्जेटिविटी बहुत रहती है, ये 10-20 साल 30 साल तक लीडर रहती है कैटेगरी में। और इसमें जैसा मैंने बताया कि नए पेशेंट पॉपुलेशन जो 27 करोड़ लोग है 50 साल के ऊपर, वो 45 करोड़ होने वाले हैं अगले 10-15 साल में। इंडिया का डेमोग्राफिक्स आप देखेंगे तो मार्केट भी बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा कैटेगरी जो डोमेस्टिक के अलावा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया करता है वर्ल्ड के लिए, उसमें इंडिया की स्केल और क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में कई कंपैरिजन नहीं है। मोस्ट कंट्रीज ग्लोबली करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, बट ये स्केल का कोई मैन्युफैक्चरिंग करता नहीं है। एंड आप 100 कंट्री में आपके प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, 25, 30, 40 कंट्री के लोग आते हैं आपके पास, ऑडिट करते हैं आपके प्लांट्स को, तो क्वालिटी भी अप्रूव्ड है आपका सब जगह पे। एंड वो स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और जो कॉस्ट में आप उनको प्रोवाइड करते हैं, शायद ही कोई कंट्री कर पाया। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे चाइना को भी आप बीट कर पाए हो इन टर्म्स ऑफ अच्छे कॉस्ट में राइट क्वालिटी प्रोडक्ट ग्लोबली सप्लाई करने में। तो ये 2 बड़े कैटेगरी है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी सिग्निफिकेंट है। तीसरा सब सेगमेंट जो हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स का है, वो डोमेस्टिक सेम कैटेगरी में अप्लाई करता है, जहाँ पे डोमेस्टिक में जैसा मैंने बताया कि 50+ पॉपुलेशन एज ग्रुप बहुत बड़ा है और ग्रो कर रहा है, तो वो पॉपुलेशन ग्रुप के लिए सिमिलर डिमांड अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो ये सब कैटेगरीज के लिए आपको अगले 5-10 साल के लिए मेटीरियल अपॉर्चुनिटी है। तो भान साहब, अब तक आपने जो भूमिका बांधी है, जो बातें हमें अब तक समझाई है, उसके मुताबिक क्या अब ये कहना सही होगा कि अगर कोविड की स्थिति थोड़ी सी भी कंट्रोल में आ जाती है तो भी फार्मा में जो हम रन देख रहे हैं, जो ड्रीम रन चल रहा है, वो थमेगा नहीं? या आपको लगता है कि थोड़ी कूल डाउन होंगी कीमतें और जिसको निवेश करना है वो अभी ही तुरंत मौके पे चौका मार ले? क्या कहेंगे? आप ये सेक्टर को इस तरह से देखिए, ये सेक्टर पिछले 1-1.5 साल से अभी स्टॉक मार्केट में अच्छा कर रहा है। उसके पहले इसके 3 साल या 4 साल का कंसोलिडेशन था। इनफैक्ट सेक्टर का परफॉर्मेंस खराब था पिछले 1-1.5 साल 2 साल का परफॉर्मेंस आप निकाल देंगे तो। सो अगर आप 3-4 साल का इसका पूरा व्यू देखेंगे तो ये सेक्टर का भी रिटर्न हैज बीन एवरेज, इट इज नॉट बीन कि बहुत ज्यादा रिटर्न आ चुका है। पिछले 1 साल में क्योंकि ये सेक्टर के अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट आने लगा, कोविड के अलावा भी बिजनेस में ग्रोथ हुआ है इनका, तो उसके कारण ये सेक्टर की री रेटिंग हुई है। अगर आप देखेंगे लॉन्जिटिविटी में 17-18 साल से हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये प्रोडक्ट में, और लॉन्ग टर्म आप पॉसिबिलिटी भी देखेंगे तो भी, एंड जैसा मैंने बताया कि अगले 5-10 साल के लिए भी वो अपॉर्चुनिटी सिमिलर और अच्छी है। तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म चेंजेस से कोई मैटर नहीं करेगा। ये सेक्युलर सेक्टर है। दूसरे सेक्टर्स क्या होते हैं, साइक्लिकल होते हैं, ये सेक्युलर सेक्टर है। इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर के लिए लॉन्गर टर्म पार्टिसिपेट करने के लिए अच्छी रहती है, बिकॉज अंडरलाइन पूरे फैक्टर, पॉपुलेशन मैंने बताया आपको, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इंडिया में बताया आपको मैंने ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बताया, तो ये सब अगर आप देखेंगे तो लॉन्जिटिविटी बहुत अच्छी है। सो ये सेक्टर खाली कोविड के लिए मत देखिए, कोविड इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द होल थिंग। आई डोंट थिंक कि कोविड के कारण ये सेक्टर में डिस्प्रोपोर्शनेट डिमांड आया है। नॉर्मल डिमांड इंप्रूवमेंट खुद आया है सेक्टर में, और डायरेक्शनली भी रहेगा गिवन इंडिया का जो कंस्ट्रक्ट है, जो पॉपुलेशन का कंस्ट्रक्ट है। अभी तो इंडिया में लार्ज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स होने बाकी है, और ये सब पूरे विल फीड इनटू ग्रोथ फॉर ये सेक्टर के लिए।
अच्छा शैलेश जी, जरा चर्चा करते हैं आपके पोर्टफोलियो की। आपके सामने स्क्रीन पर आते ही दिखेंगे। यहाँ पर आपने लगभग 4200 करोड़ रुपए जो हैं वो निवेश किए हैं कुल मिला के 21 स्टॉक्स पर। तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, लेकिन पहले 11 स्टॉक्स पर अगर आप नजर डालें तो ये भारतीय फार्मा कंपनीज हैं, इनमें हॉस्पिटल्स हैं, लैब स्टॉक्स हैं और बहुत जानी मानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। ये बताइए, एमएनसी फार्मा से आपने ध्यान परे क्यों हटाया? क्या वहां पर आपको डीप वैल्यू नहीं दिखती? पिछले 20-1 साल से जो रुझान रहा है वो फ्रंटलाइन इंडियन कंपनीज पर रहा है। एक समय था कि एमएनसी फार्मा चहकती थी दलाल स्ट्रीट पर। एमएनसी फार्मा प्राइमरीली बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट में करते हैं और उनके बहुत पॉपुलर ब्रांड्स है एंड उनका ग्रोथ जनरली 10 से 12% कंपाउंडिंग रहता है। ये सेक्टर का आप देखेंगे 3 से 4 साल पहले मैं बता रहा था कि तो सेक्टर में थोड़ी डिफिकल्टी आई थी, जहां पे यूएस में स्लो डाउन आया था। जब हमारा इन्वेस्टमेंट ये डोमेस्टिक मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज जो इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट्स लाती है उनमें था, प्राइमरी एक्सपोजर उनमें था। जैसा उनके वैल्यूएशंस हाई होते गए, हमने उनका वेट कम किया है। हमें लगता है कि वो कंपनीज का लॉन्जिटिविटी बहुत है, वो कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छा है, बट आपको अपॉर्चुनिटी दूसरे एरिया में मिल रहा था जहाँ पे प्राइस करेक्शन ज्यादा हो चुके थे। ये सब में इंडियन फार्मा लीडर्स थे जो ग्लोबल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो ग्लोबल कैपेबिलिटीज थे, उनका डिफिकल्ट टाइम चल रहा था और उसी के कारण उनके वैल्यूएशंस फेवर में आने के कारण ही हमने उनका एक्सपोजर बढ़ा दिया था, जिसका फंड को मटेरियल फायदा हुआ है। सो हम वैल्यूएशन ओरिएंटेड है, राइट वैल्यूएशंस पे हम मल्टीनेशनल फार्मा भी लेते हैं और डोमेस्टिक फार्मा भी और इंडियन फार्मा मैन्युफैक्चरर्स भी लेते हैं जिनका ग्लोबल कैपेबिलिटीज है और ग्लोबल प्रेजेंस है। पोर्टफोलियो लेवल पर अगर मुझे समझना हो तो फार्मा जैसे सेक्टर को पोर्टफोलियो में डाल के किस तरह के डाइवर्सिफिकेशन को आप ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और फार्मा के अलावा मौजूदा हालात में वो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें डाइवर्सिफाई किया जा सकता है? एक तो क्या है कि फार्मा सेक्टर का एडवांटेज ये है कि ये सेक्टर में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो डोमेस्टिक फार्मा जो मार्केट है, जो ब्रांडेड मार्केट है, वो कंज्यूमर मार्केट जैसा चलता है, उसकी अलग ही कंटिन्यूअस सेक्युलर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। एक्सपोर्ट मार्केट है जिसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कभी हो जाती है, प्राइसिंग प्रेशर आ जाता है, उसके अलग इकोनॉमिक्स है। और डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटल्स का भी डिमांड डोमेस्टिक मार्केट ओरिएंटेड है। सो फार्मा सेक्टर ऐसा यूनिक सेक्टर है जिसमें सब सेगमेंट है, जिसमें थोड़ा आपको डाइवर्सिफिकेशन विद इन अ सिंगल सेक्टर भी मिल जाता है, बिकॉज आप डोमेस्टिक मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं, थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं। दूसरे सेक्टर में अब आप देखेंगे, दूसरे सेक्टर से कोविड के एनवायरनमेंट में या करंट कंडीशंस में 2-3 सेक्टर है जो अगले 3-4 साल के लिए काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। एक है आपका इन एडिशन टू फार्मा जो है आपको डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन सेक्टर्स, जो अभी तक पिछले 5-6-7 साल में इंडिया में स्लो डाउन था, वो अभी स्लो डाउन से इंडिया निकल रहा है। इंटरेस्ट रेट मॉडरेट है, जो कैपेसिटी क्रिएशन इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है उसकी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रही है एंड उसमें कैपेसिटी क्रिएशन का लंबा अपॉर्चुनिटी है। सो कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस में जहाँ पे अभी डिमांड प्रिटी लो है, जिसमें हमें लगता है कि और द नेक्स्ट फ्यू इयर्स बड़ा पॉसिबिलिटी है और वो वैल्यूएशंस वहां पे ठीक ठाक है, अट्रैक्टिव है, रीजनेबल है। दूसरा सेक्टर है यूटिलिटीज। ये सब बहुत सारे सब सेगमेंट है, यूटिलिटीज है और हाई क्वालिटी पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस है, जहां पे अभी वैल्यूएशन स्टिल आउट ऑफ फेवर है, जिसमें ग्रोथ आने के कारण अगले 3-4 साल में बड़ा पॉसिबिलिटी आ सकता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तीसरा सब कैटेगरी ये सब में इज लॉट ऑफ ये कोविड डैमेज सेक्टर्स है जो आज के दिन फेवर में नहीं है, जैसा होटल्स है जो आज के दिन फेवर में नहीं है क्योंकि कोविड का क्राइसिस चल रहा है, या मल्टीप्लेक्स बिजनेसेस है, या बहुत सारे सब सेगमेंट्स है जो कि डिपेंडेंट है ऑन कोविड रिकवरी, राइट। वो सब सेगमेंट्स के कारण, वो सब सेगमेंट्स में हमें लगता है कि अगले 6-12 महीने में जैसा ये इंप्रूवमेंट आएगा वहां पे उसका बड़ा रिटर्न आने का पॉसिबिलिटी है। सो ये 3-4 सब कैटेगरी है जहां पे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं एंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं।